गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जो टेक्निकल एरर के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि वो क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट समझ में आ जाए और ये आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि KOH का 25% वेट बाय वेट जलीय विलयन दिया गया है। और इसका घनत्व यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर एक है एक्स KOH मतलब KOH के मोल में। नंबर 2 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और नंबर 3 मोलर का। ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स KOH। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है KOH का 25% वेट बाय वेट मतलब हो गया कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 28 ग्राम KOH हो गया। तो KOH की जो मात्रा है वो कितने ग्राम हो गई, 28 ग्राम। और विलयन का क्या दे रखा है हमें, घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना हमें, KOH का मोल बिन। और हम सबने ये पढ़ा था कि मोल बिन निकालने के लिए हमें मोल निकालना आना चाहिए। सबसे पहले मोल बिन किसका चाहिए, KOH का। विलयन कैसा है, जलीय मतलब KOH के साथ में क्या मिला हुआ है, जल। तो पहले दोनों के मोल निकालते हैं। सबसे पहले मोल निकाल रहे हैं KOH के। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में भार। तो KOH का ग्राम में भार कितना, 28। और KOH का अणुभार होता है 56। तो ये हो गया 0.5 मोल। ये KOH के मोल हो गए। ऐसे ही जल के मोल निकालेंगे। जल कितना ग्राम बच गया, 100 में से 28 ग्राम अगर KOH है तो 72 ग्राम बच गया जल। तो 72 ग्राम हो गया जल। और जल का अणुभार कितना होता है, 18। तो ये कितने मोल आ गए, 4 मोल। इस तरह से हमने मोल निकाले। अब मोल बिन किसके चाहिए, KOH के। तो जिसके मोल बिन चाहिए उसी का मोल ऊपर रखेंगे। तो KOH के मोल कितने, 0.5। ये 0.5 बटा हुआ कुल मोल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो आंसर आ जाएगा। 0.5 बटा हुआ ये कितना हो गया, 4.5। सोल्व करेंगे तो 1/9। ये मोल अंश आ गया किसका, KOH का। वाटर का पूछा नहीं है। सेकंड है इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन दोनों में रिलेशनशिप का कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट में अगर हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिल जाती है। तो देखिए कैसे, ये हमें दे रखा है कितना है, 28 इंटू डेंसिटी कितनी है, 1.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35%। ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मोलरता। और इनमें फॉर्मूला पढ़ा था हमने रिलेशनशिप का, मोलरता का निकालनी है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितनी आ गई, 35 इंटू 10 और मोलिकुलर वेट किसका, विले का कितना है, विले कौन है, सॉल्यूट कौन है, KOH का अनुभार कितना होता है, 56। इसको सोल्व करेंगे, जो भी है आंसर आप निकालेंगे। इस तरह से हम ये जितनी भी सांद्रताएं हैं उन सबके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जितनी भी कंसंट्रेशन पड़ी है इसके आगे सारी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। तो देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? सब थोड़ा बहुत जानते होंगे। वेपराइजेशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड लेते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए, तो वाटर को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगे, और जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर, वो जल्दी वेपराइज होना चालू होंगे। तो सतह के अणुओं का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी पदार्थ की सतह के अणुओं का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। अब देखिए कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 वाष्पीकरण होता है किसके कारण? ताप के कारण, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती हो गया वाष्पीकरण। इसका क्या मतलब है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा, उतना जल्दी वाष्प बनाएगा। और तीसरा है द्रव की प्रकृति। द्रव कैसा है? द्रव अगर वाष्पशील है तो उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। द्रव के अणुओं के बीच में अगर बंध कमजोर है तो भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी से गर्म करने पर जल्दी ही वो वाष्प में बदल जाएंगे। तो ये कारक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे हमने किसी बर्तन में, जो एक तरह से खुला मान लीजिए, बर्तन को ऊपर से ढका नहीं है, जब उसको गर्म करेंगे तो उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाष्प में बदलेंगे। वाष्प में बदलेंगे तो थोड़ी देर वो वाष्प वहीं रहेगी, उसकी वेपर। तो वो वेपर क्या करती है? उसी लिक्विड पर थोड़ा सा प्रेशर डालने लग जाती है, ठीक है। उस प्रेशर को कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो जब किसी पदार्थ को, किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु जो वाष्प में बदल गए, उसके वाष्प के द्वारा ही उसके तल के ऊपर, जो पृष्ठ के अणु है उनके ऊपर जो दाब लगता है, उस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो हमारा अगला टॉपिक है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? देखिए लिख लीजिए एक बार आप। वाष्प के द्वारा, किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जिस लिक्विड की जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी, उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। जो जितना जल्दी वाष्प में बदलेगा, जो जितनी ज्यादा वाष्प बनाएगा, उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। और वाष्प दाब जो होता है आंशिक दाब का मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या मतलब है? कोई भी गैस है, किसी पात्र में गैस भरी है, तो किसी गैस के कुछ अणुओं के द्वारा या एक अणु के द्वारा जो दाब लगता है उसको बोलते हैं आंशिक दाब। तो जो वाष्प दाब होगी वो तो पूरी गैस के द्वारा लगेगी, तो टोटल आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वाष्प दाब के। ये चीज ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो वाष्प दाब है वो किस किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वाष्प दाब की निर्भरता आप ये लिख लीजिए, वाष्प दाब की निर्भरता, वाष्प दाब की निर्भरता। और इसमें नंबर 1 वैसे मेन पॉइंट यही है, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, द्रव कैसा है? वही वापस पॉइंट, जिस द्रव के अणुओं के बीच में बॉन्ड, बंध जितना कमजोर होगा
वो कम गर्म करने पर ही ज्यादा वाष्प बना देगा। तो जो द्रव वाष्पशील है, जितना जल्दी वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा, उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ताप। ताप बढ़ाने पर सीधी सी बात है, हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प क्या होगी, ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब ताप जो है वो वाष्प दाब के क्या हो गया, समानुपाती। ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है इस चैप्टर का, मान लीजिए बेस हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर, हर साल इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अब ये नियम क्या है, ये नियम क्या बोलता है कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि कोई भी द्रव है उसको अगर गर्म करेंगे तो उसकी क्या बनेगी, वाष्प। तो वो क्या लगाएगा, वाष्प दाब। तो किसी द्रव का जो वाष्प दाब होगा, उस द्रव के अंदर जो भी अवयव है उनके मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। मतलब जिस द्रव के अंदर मोल भिन्न जितने ज्यादा होंगे, चाहे विलायक के हो या विलेय के, इसमें दो कंडीशन पड़ेगी। एक बार तो विलेय कैसा होना चाहिए, वाष्पशील, और एक बार विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। हमें मुख्यतः अवाष्पशील विलेय वाली कंडीशन पढ़नी है कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब जो बनता है वो विलायक के वाष्प जो मोल भिन्न होते हैं उनकी क्या होता है, समानुपाती। तो एक बार नियम लिख लीजिए पहले। किसी विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये कॉमन नियम है। कॉमन नियम मतलब अब इसमें हमने कंडीशन लगाई नहीं है। कोई भी विलयन है उसका वाष्प दाब होगा उसके अवयवों के, अवयव कौन कौन, विलेय और विलायक, उनके मोल अंश से क्या होगा, समानुपाती। अब इसमें कंडीशंस लगना चालू हो जाएगी, तो उसमें यहां पर कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें कंडीशन पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय घुला हो, अवाष्पशील विलेय घुला हो। अब ये शब्द समझिए पहले, अवाष्पशील। नाम से पता चला है वाष्पशील किसको बोलते हैं, जिसकी वाष्प बनेगी, अवाष्पशील जिसकी वाष्प नहीं बनती। मतलब हमने विलायक में या पानी में ऐसा पदार्थ मिला दिया जिसको गर्म करने पर वाष्प ही नहीं बनती हो, जो वाष्प बनाता ही नहीं। अभी बताओ, जो वाष्प बनाएगा ही नहीं तो वो तो वाष्प दाब लगाएगा नहीं। तो मतलब विलेय तो कैसा हो गया, अवाष्पशील, वो तो वाष्प दाब लगाएगा ही नहीं। तो अब टोटल जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर हो गया, ओनली विलायक के। ये बात समझ में आई। विलेय तो अवाष्पशील हो गया, जब ये वाष्प ही नहीं बना रहा तो वाष्प दाब कहां से लगाएगा। तो टोटल जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विलायक के। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, इसके अंदर लैंग्वेज अपने को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो टोटल वाष्प दाब होता है वो, देखिए हम जब भी मैं ए लिखूं, ए का मतलब होगा विलायक, और जब बी लिखूं तो बी होगा विलेय। तो जो टोटल वाष्प दाब होता है किसका, विलयन का, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन, पी मतलब वाष्प दाब। जो टोटल वाष्प दाब होता है वो विलायक और विलेय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन विलेय तो अवाष्पशील है, तो पीबी तो क्या हो गया, जीरो। तो पीएस अब जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, पीए की। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, जैसे ये केवल पानी, पानी हमने इसको गर्म किया,
गर्म किया तो मान लो इसने वाष्प बना दी कितनी 100 एटीएम, मान लीजिए 100 एटीएम बना दी। एटीएम क्या है, वाष्प दाब है, दाब मतलब प्रेशर, तो एटीएम। तो पानी, केवल पानी, अभी इसमें कुछ नहीं मिलाया, तो जब इसको गर्म किया तो इसने कितनी वाष्प बनाई 100 एटीएम। अब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन, अब हमने क्या हुआ, इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया, कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जो कैसा है, अवाष्पशील, जो वाष्प बनाता ही नहीं है। तो पानी तो है, पानी तो ए है, और ये अवाष्पशील कौन हो गया, बी। तो पहले पानी था केवल, तो टोटल वाष्प कितनी बन रही थी 100 एटीएम। लेकिन अब पानी में ऐसा पदार्थ मिला दिया जो वाष्प नहीं बनाता, तो खुद तो बना नहीं रहा, साथ में पानी की वाष्प दाब को और क्या कर देगा, कम। तो अब जो वाष्प दाब बना वो कितना बना, मान लीजिए 80। तो बताओ, ये तो केवल पानी था, तो ये तो क्या हो गया, विलायक। लेकिन अब जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, विलयन। तो मतलब विलायक का तो वाष्प दाब होता है 100 और विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, 80। तो बताओ, विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ज्यादा था और अब क्या हो गया, कम। इस कमी को बोलते क्या है, अवनमन। तो जब, अब लैंग्वेज क्या आएगी देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक कौन, पानी, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में इस कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लिखने के आपको, ठीक है। आप इसी तरीके से आप इसको नोट्स में उतारेंगे। आप, मैं एक बार लिखवाने की कोशिश करता हूं, मैं बोल देता हूं, आप एक बार लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को, वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब देखिए, वाष्प दाब में अवनमन को हम दर्शाते हैं डेल्टा पी से। किससे, डेल्टा पी से। डेल्टा पी किसके अंतर के बराबर होगा, इन दोनों के वाष्प दाब के अंतर के। तो ज्यादा वाष्प दाब किसका है, विलायक का। विलायक को मैंने बोला था ए से, शुद्ध, शुद्ध का मतलब नोट लगाना होगा। ज्यादा किसका, विलायक का, कम किसका, विलयन का। तो ये वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए, विलयन में ये तो अवाष्पशील हो गया, तो बचेगा कौन, केवल विलायक, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, ओनली विलायक की मोल भिन्न के। ये लाइन बहुत जरूरी है, ये लाइन लिख लीजिएगा नीचे कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, ये कंडीशन कौन चल रही है वाली, जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो केवल विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। और जब इसको हम हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को, आगे भी काम में आएगा, तो हम इसको पी नोट के नाम से बोलेंगे। ए है तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, ए। जैसे समानुपाती चिन्ह हटा तो हम यहां पर पी नोट ए लगाएंगे, ठीक है। ये उतार लीजिएगा। तो ये है हमारी पहली कंडीशन चल रही है, जब विलायक में कैसा विलय बोला हो, अवाष्पशील। अब देखिए, यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला और डेराइव करते हैं हम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विलयन के जो टोटल मोल भिन्न होते हैं वो XA और XB के क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। और जो टोटल वैल्यू होती है इनकी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूला में क्या है, ओनली XA। तो इस सूत्र से हम XA का मान निकाल लेते हैं। अगर XA निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, 1 माइनस XB। ये वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, PS बराबर, ये XA की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखेंगे
तो क्या बन जाएगा, यहां पर रखेंगे तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इस तरह से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अगर थोड़ा सा पक्षांतर में करते हैं इसमें, इसको तो इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और ये बताओ, ये हमने अभी पढ़ा पी नोट ए माइनस पी एस किसके बराबर होता है, ये होता है डेल्टा पी के। ठीक है, और ये कब लगाता है, जब ये समानुपाती चिन्ह हटाता। तो अगर हम वापस समानुपाती चिन्ह लगाते हैं तो डेल्टा पी समानुपाती, ये तो समानुपाती जगह लगा था, क्या आ गया एक्स बी। ठीक है, तो वाष्प दाब में जो कमी होगी, वाष्प दाब में जो कमी होगी वो कमी कितनी होगी, कौन कर रहा है कमी, विलेय। तो जो कमी होगी वो विलेय के मोलस के लिए क्या होगी, समानुपाती। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डेराइव कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। एक चीज बताइए, डेल्टा पी की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी, ये पी नोट ए माइनस पी एस। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह है, अगर हम मानेंगे तो बराबर आ गए। और इसकी वैल्यू मोलबिन क्या होता है, जिसके मोल पर, जिसका मोलबिन निकालना ऊपर Na प्लस Nb। ठीक है, इस तरह से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए फॉर्मूला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब भी ये शब्द आ गया आपेक्षिक, जब भी क्या शब्द आ गया आपेक्षिक, तो मतलब उसके अंदर डिवाइड करना आपको शुद्ध विलायक का। तो जो ये इधर है एलएचएस वाला भाग, इसके अंदर आप डिवाइड कर देंगे किसका, पी नोट ए का। तो जब इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन शब्द तो पहले ही था, लेकिन पी नोट ए का डिवाइड होते क्या शब्द लगेगा, आपेक्षिक। ये लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अपन ने बोला था कि विलेय कैसा है, अवाष्पशील। तो एन बी तो लगभग क्या बराबर मान सकते हैं, 0। इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या बच गया बताइए, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए, ये बच गया। आप चाहो तो इसकी जगह डेल्टा पी भी लिख सकते हो, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूला से हम कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा राउल का नियम चल रहा है किसके लिए, ओनली जब विलेय कैसा हो, अवाष्पशील। हमने अभी दोनों को वाष्पशील नहीं बनाया है। ठीक है, केवल वाष्पशील कौन है यहाँ पर, विलायक। यहाँ पर विलेय कैसा है, अवाष्पशील। तो उसके लिए सारी डेरिवेशंस है, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज है और इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। राउल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे, वो प्रकार इस नियम से ही हमें समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखें एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कैसे होगा। तीस ग्राम यूरिया है। ठीक है, ये 45 ग्राम पानी में निश्चित ताप पर मिलाया गया। जो यूरिया है वो पानी में मिलाया गया एक निश्चित ताप पर। ठीक है, जो शुद्ध जल के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जा रहा है वो 300 mmHg है। जो शुद्ध जल है उसके द्वारा जो वाष्प दाब है वो कितना है, 300 mmHg। तो हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, विलेय का वाष्प दाब, विलयन का, विलेय का तो होगा ही नहीं, विलयन का वाष्प दाब,
विलियन मतलब एस, वाष्पदाब मतलब पी। सेकंड क्या ज्ञात करना है, डेल्टा पी, और थर्ड ज्ञात करना है हमें डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। ये तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा जो पीएस होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, हमने पढ़ा, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए। अब पी नॉट ए ये दे रखा है, एक्स ए नहीं दे रखा, लेकिन हम एक्स ए निकाल सकते हैं मोल में। देखिए कैसे, ये बताओ एक्स ए मतलब कौन, विलायक, विलायक कौन है, पानी, ठीक है। तो इसके मोल में निकालेंगे, तो मोल में कैसे निकालेंगे बताओ, सबसे पहले मोल निकालना। तो देखो सबसे पहले एन यूरिया, यूरिया की मोल में, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में भार बटा अणुभार। यूरिया का ग्राम में भार 30 और अणुभार कितना होता है 60, तो इसके मोल कितने आ गए 0.5। ऐसे पानी के मोल निकालो, पानी का ग्राम में भार कितना 45 और अणुभार कितना होता है, ये आ गया लगभग 2.5। तो मोल में किसके चाहिए, ए के, ए कौन, विलायक, विलायक कौन है, वाटर, ठीक है। तो देखिए टोटल वैल्यू रख दो, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी 300 इंटू एक्स ए, ये इसके मोल कितने 2.5, टोटल मोल कितने हो गए 3, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 250 mmHg। इस तरह से ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा ये बताओ डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो डेल्टा पी नॉट ए तो कितना है 300 और पी एस हमने निकाला अभी 250, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 50 mmHg। और एक थर्ड है क्या निकालना है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, सब वैल्यू दे रखी, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 50 और पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 300, इसको सोल्व कर देंगे तो 1/6, ठीक। इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है दाब, तो ये आंसर आ गया हमारा 1/6। इस तरह से हमने राउल्ट के नियम की पहली कंडीशन कंप्लीट की है, जिसमें विलायक में कौन मिला हुआ है, अवाष्पशील विलेय। आगे एक और कंडीशन आएगी जिसमें दोनों भी वाष्पशील हो, विलायक भी और विलेय भी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसका एक न्यूमेरिकल हमने किया है, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।